देखो यहाँ पे V का मतलब आपके पास में वैलेंसी है, S का मतलब सेल, E का मतलब इलेक्ट्रॉन, P का मतलब पेयर, R का मतलब रिपल्सन थ्योरी, यानी संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। देखो एक बार तो जेट में यही क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके पास में जेट में क्वेश्चन कि वेस्पर सिद्धांत यानी किसने दिया, गिलेस्पी और किसने दिया, नाइहोम ने दिया। कहता क्या ये सिद्धांत, आप सुन लेना, लिखा हुआ है सारी, लेकिन देखो इस सिद्धांत के अनुसार ये बात कहता है कि किसी भी अणु की आकृति संकरण के अनुसार तभी निश्चित होगी जब केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन, यानी केंद्रीय परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग ले। यानी इसका मतलब अगर संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन सभी इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग लेंगे तो केंद्रीय परमाणु के पास में क्या नहीं होना चाहिए, लोन पेयर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, लोन पेयर। तो वेस्पर सिद्धांत यह कहता है कि किसी भी अणु की आकृति और बंध कोण संकरण के अनुसार तभी निश्चित होंगे जब केंद्रीय परमाणु के पास में आपके पास में क्या नहीं हो, लोन पेयर क्या हो, अनुपस्थित होना चाहिए। लोन पेयर उपस्थित है नहीं होना चाहिए। तो इस सिद्धांत के अनुसार अणु की आकृति और बंध कोण संकरण के अनुसार तभी निश्चित होते हैं जब केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में क्या ले, भाग ले। और जब सभी इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग ले लेंगे तो केंद्रीय परमाणु के पास में लोन पेयर क्या होने चाहिए, अनुपस्थित होने चाहिए। क्या होने चाहिए, अनुपस्थित। नेक्स्ट देखो ये यूं कहता है यदि केंद्रीय केंद्रीय अगर अणु के अंदर केंद्रीय परमाणु के पास अगर आपके पास में लोन पेयर उपस्थित होंगे, केंद्रीय परमाणु के पास में अगर लोन पेयर उपस्थित होंगे तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में प्रतिकर्षण होने की वजह से क्या होगा कि जो आकृति और बंध कोण है वो संकरण के अनुसार निश्चित न होकर क्या हो जाएंगे, विकृतीकृत हो जाएंगे। तो यहां पे अपन बात करते हैं यदि अणु में केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर उपस्थित हो तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर का मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और बॉन्ड पेयर का मतलब बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच प्रतिकर्षण होने के कारण अणु की आकृति व बंध कोण क्या हो जाते हैं, विकृतीकृत हो जाते हैं। तो देखो सबसे ज्यादा जो प्रतिकर्षण होता है वो लोन पेयर के बीच में होता है, इससे कम प्रतिकर्षण होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, और सबसे कम प्रतिकर्षण होता है वो बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। ये भी जेट में क्वेश्चन पूछा हुआ, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा क्रम, तो ये आपके पास में प्रतिकर्षण का कौन सा क्रम है, घटता हुआ क्रम है। कौन सा क्रम है, घटता हुआ क्रम। इसको अपन यूं समझते हैं, देखो एक मिनट, अगर पिछली बार अगर अपन जेट की बात करें, जैसे जेट 2020 में आपके पास में क्वेश्चन पूछा हुआ है अमोनिया की आकृति का क्वेश्चन पूछा था कि अमोनिया की आकृति होती है। अगर देखो मैं अमोनिया में संकरण की बात करूं तो नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। 3 हाइड्रोजन में कितने हो जाएंगे, 3। टोटल संख्या कितनी हो गई संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉनों की, 8। कितने से डिवाइड करूंगा मैं, 2 से, तो टोटल संख्या कितनी आ गई, 4। इसका मतलब संकृत कक्षकों की संख्या आपके पास में कितनी आ गई, 4 आ गई। संकृत कक्षकों की संख्या कितनी आ गई आपके पास में, 4। जब संकृत कक्षकों की संख्या 4 है तो इसका संकरण कौन सा होना चाहिए, sp3। अब वेस्पर सिद्धांत यह कहता है कि संकरण के अनुसार अगर संकृत कक्षकों की संख्या 4 है और संकरण sp3 है, जब sp3 संकरण है तो इसकी आकृति है वो आकृति कौन सी होनी चाहिए आपके पास में, चतुष्फल की होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए आकृति, चतुष्क फल की है, आकृति चतुष्फल की होनी चाहिए। और जो बॉन्ड एंगल है आपके पास में, बॉन्ड एंगल बंद कोण, वो बॉन्ड एंगल का मान आपके पास में 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन वेस्पर सिद्धांत यह कहता है कि संकरण के अनुसार आकृति व बंद कोण तब भी निश्चित होंगे जब केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर अनुपस्थित हो। तो यहां पे बताओ केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है, इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। बंद बनाने में कितने भाग ले रहे, केवल 3। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग नहीं ले रहे, तो आपके पास में लोन पेयर कितना हो गया, आपके पास में 1 लोन पेयर है। तो इसका मतलब जब लोन पेयर 1 है तो इन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, ये नाइट्रोजन है तो ये देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये आपके पास में हाइड्रोजन, और ये आपके पास में लोन पेयर है, तो अपन बोलेंगे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, ये आपके पास में लोन पेयर और ये आपके पास में बॉन्ड पेयर है, ये बीपी है। इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होने की वजह से इसकी आकृति और बंद कोण संकरण के अनुसार निश्चित है नहीं होंगे। तो यहां पे अपन बोलते हैं जो अमोनिया की जो आकृति होगी वो आकृति तो आपके पास में कौन सी होगी, त्रिकोणीय पिरामिडी होगी। कौन सी होगी, त्रिकोणीय पिरामिडी, त्रिकोणीय पिरामिडी, पिरामिडी। और यहां पे अपन बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो बॉन्ड एंगल आपके पास में 107 डिग्री होगा। कितना होगा, 160 डिग्री, यानी 109 डिग्री 28 मिनट से क्या होगा, कम होगा। तो वेस्पर सिद्धांत सिंपल सी बात यह कहता है कि किसी भी अणु की आकृति संकरण के अनुसार तब भी निश्चित होगी जब केंद्रीय परमाणु के पास में लोन पेयर अनुपस्थित हो। अगर केंद्रीय परमाणु के पास में लोन पेयर उपस्थित है तो उसकी आकृति और बंध कोण संकरण के अनुसार कभी भी निश्चित नहीं होंगे। और क्यों नहीं होंगे,
क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण किसके बीच में, लोन पेयर के बीच में, इससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, सबसे कम बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। आगे अपन बात करते हैं, देखो देखो यहाँ पे एक ये टेबल बना रखी है। इस टेबल को समझाने से पहले आपको मैं, देखो अपन पीछे चलते हैं वापिस। देखो यहाँ पे अपने पास में थोड़ा सा स्पेस है, मैं यहीं पे आपको समझाता हूँ। देखो आपको करना क्या, देखो मैं आकृति ज्ञात करने का तरीका बताऊंगा कि आकृति निकालते कैसे हैं। आकृति निकालने का बहुत बढ़िया तरीका है, आपको केवल इतना काम करना आकृति ज्ञात करने की। आपको करना क्या है, सबसे पहले किसी भी अणु की अगर आपको आकृति ज्ञात करनी है तो संकरण के अनुसार उसकी आकृति केवल रेखीय आकृति बनानी है। अगर केंद्रीय परमाणु के पास में लोन पेयर अगर अनुपस्थित होंगे आपके पास में, यानी सब के सब संयोजकता कोष के सभी इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में क्या कर लेंगे, भाग ले लेंगे, तब तो संकरण के अनुसार बिल्कुल आकृति क्या हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। लेकिन यदि लोन पेयर उपस्थित है तो अपन क्या करेंगे, जितने लोन पेयर होते हैं उतने अपन क्या करेंगे, उस रेखीय आकृति में से अपन क्या करेंगे, उतने डंडों को उठाएंगे, क्योंकि रेखीय आकृति में केवल अपन सीधी रेखाएं बनाएंगे। तो जितने लोन पेयर होंगे उतनी रेखाओं को उठाएंगे, रेखाओं को उठाने के बाद में अपने आप आपको आकृति का पता चल जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करते हैं, जैसे अपन, मैंने यहाँ पे लिखा है आपके पास में ClF3। अगर आपको पूछे कि ClF3 की आकृति क्या होगी, तो सबसे पहले तो आपको ClF3 में क्या आना चाहिए, संकरण। संकरण की बात करें तो देखो क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। फ्लोरीन के भी बाइतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 3 फ्लोरीन में कितने हो गए आपके पास में, 21 हो गए। 21 और 7 आपके पास में 28, 28 को 8 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार, 24, 3 बार गया। शेषफल कितने बचे आपके पास में, 4। 4 को कितने से डिवाइड करूंगा, 2 से, कितनी बार चला जाएगा, 2। तो 3 और 2 टोटल संख्या कितनी हो गई आपके पास में, 5 हो गई। कितनी हो गई है टोटल संख्या, 5। जब संख्या संकृत कक्षकों की 5 है तो इसका मतलब ClF3 में जो संकरण होगा वो आपके पास में कौन सा होगा, sp3d होगा। संकरण क्या होगा आपके पास में, sp3d। जब संकरण sp3d है तो sp3d की आपको केवल सीधी सीधी ये केवल रेखीय आकृति आनी चाहिए। देखो ये रेखीय आकृति, इतना पता होना चाहिए। ये रेखीय आकृतियां मैंने शुरू के अंदर जब जहां पे संकरण लिखाया था वहां पे सबकी बनाई है, तो ये रेखीय आकृति पता होना चाहिए। अब अपन क्या करेंगे, क्लोरीन जो आपके पास में केंद्रीय परमाणु है, इसमें लोन पेयर की संख्या काउंट करेंगे। क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। बंद बनाने में कितने भाग ले रहे हैं, केवल 3 ले रहे हैं। कितने ले रहे हैं, 3। तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग नहीं ले रहे, 4। तो पेयर के रूप में आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। पेयर के रूप में यानी लोन पेयर कितने हो गए आपके पास में, 2 हो गए। लोन पेयर की संख्या कितनी हो गई आपके पास में, 2। तो यहां पे अपन 2 डंडों को उठाते हैं। कितने डंडों को उठाते हैं, 2 को। तो 2 जो आपके पास में रेखाएं हैं, इनको कौन से को उठाएंगे, इस रेखा को और इस रेखा को अपन उठाएंगे। तो यहां पे देखो, अगर अपन इस रेखा को उठा देते हैं, इस रेखा को उठा देते हैं, यहाँ पे अपन क्या बना देते हैं, लोन पेयर बना देते हैं। क्या बना देते हैं, लोन पेयर। ये लोन पेयर बना दिया और मैंने यहाँ पे लोन पेयर बना दिया। तो बताओ ये आकृति कैसे दिखाई दे रही है आपको, टी शेप दिखाई दे रही है। कैसे दिखाई दे रही है, टी शेप। तो इसकी आकृति बताओ कैसी होगी, टी शेप होगी। कैसी होगी, टी शेप। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे यही एग्जांपल अपन ने लिखा ऑक्सीएफ2 है, जिनोन डाइफ्लोराइड है। अगर संकरण की बात करें तो जिनोन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। फ्लोरीन के बाइतम कोष में 7। 2 फ्लोरीन में कितने हो जाएंगे आपके पास में, 14। टोटल योग कितना हो जाएगा, 22। 22 को 8 से डिवाइड करूंगा कितनी बार, 2 बार। शेषफल कितना बचा, 6। 6 को 2 से डिवाइड करूंगा, 3। तो टोटल आपके पास में योग कितना आ गया, 5। संकृत कक्षकों की संख्या 5 है। इसका मतलब संकरण तो आपको पता है कौन सा होगा, sp3d होगा। संकरण कौन सा होगा, sp3d। sp3d संकरण होते ही आपके दिमाग में कौन सी आकृति आनी चाहिए, ये वाली आकृति आनी चाहिए, जिसको अपन बोलते हैं त्रिभुजीय द्विपिरामिडी। कौन सी आकृति बोलते हैं, त्रिभुजीय द्विपिरामिडी। अब आपको करना क्या, आपको ये देखना है कि संकरण के अनुसार ये त्रिभुजीय द्विपिरामिडी आकृति होगी या नहीं होगी। अगर केंद्रीय परमाणु के पास में लोन पेयर नहीं है तब तो आपके पास में जो आकृति होगी संकरण के अनुसार त्रिभुजीय द्विपिरामिडी होगी। लेकिन अगर लोन पेयर है तो आकृति विकृतिकृत हो जाएगी। यहां पे अपन बात करते हैं जिनोन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। बंद बनाने में केवल कितने भाग ले रहे हैं, 2। तो आपके पास में 6 इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग नहीं ले रहे, तो आपके पास में लोन पेयर की संख्या कितनी हो गई, 3। तो यहां पे जिनोन डाइफ्लोराइड में लोन पेयर की संख्या कितनी है, 3। तो अपन 3 डंडों को रिमूव करेंगे। कितने डंडों को, 3 को, यानी 3 रेखाओं को रिमूव करेंगे। तो 3 रेखाओं कौन कौन सी को रिमूव करेंगे, एक इसको, एक इसको और एक इसको। ये देखो एक रेखा मैंने इसको रिमूव की, तो ये आपके पास में केवल रेखा कैसी बचेगी, सीधी रेखा बचेगी। ये देखो इस डंडे को भी अपन ने रिमूव कर, तो यहाँ लोन पेयर बना दिया मैंने, यहाँ लोन पेयर बना दिया और यहाँ लोन पेयर।
तो मतलब यहाँ पे कौन है, ये जिनोन है, ये आपके पास में फ्लोरीन और ये आपके पास में फ्लोरीन। तो ये जो आकृति होगी वो कौन सी होगी, रेखीय आकृति होगी। कौन सी आकृति होगी, रेखीय आकृति। तो संकरण में जो आकृति अपन बात करते हैं वेस्पर सिद्धांत के अनुसार, तो अगर केंद्रीय परमाणु के पास में जितने लोन पेयर होंगे, आपको रेखीय आकृतियों में से उतनी रेखाओं को उठाना है। रेखाओं को उठाने के बाद में अपने आप संकरण का पता कर सकते हो। और एग्जांपल की बात करें अपन, देखो और एग्जांपल के अपन नेक्स्ट पेज में करते हैं। देखो ये जैसे मैंने यहां पे पूरी इसी में अपन करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन से संकरण की, एसपी की। यहां पे पहले अपन बात करते हैं, अगर दोनों बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर जीरो, तब तो आकृति कैसी होगी, सरल रेखीय होगी। इसमें तो कोई, जैसे एग्जांपल की अपन बात करें Bs2, बेरिलियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, दो। हाइड्रोजन में, दो हाइड्रोजन में कितने हो जाएंगे, दो। टोटल कितने होगी, चार। चार को अगर दो से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार, दो बार। तो इनमें सब में संकरण आपके पास में कौन सा होगा, आपके पास में sp होगा। कौन सा होगा, sp। इसके बाद में अपन बात करते हैं sp2 की। शुरू में अपन बात करते हैं अगर तीन बॉन्ड पेयर और जीरो लोन पेयर हो, तो लोन पेयर की संख्या जीरो है, इसका मतलब तब तो संकरण के अनुसार निश्चित होगी समतल त्रिकोणीय होगी, या त्रिभुजीय भी बोल देते। क्या बोल देते इसको, त्रिभुजीय। इसके एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है आपके पास में Bf3 है, तो बोरोन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तीन। तीन के तीन बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, तो लोन पेयर अनुपस्थित है। बोरोन के बाह्यतम कोष में, एल्यूमिनियम के सबके बाह्यतम कोष में। एक एग्जांपल की बात करते हैं, ये आपके पास में SO3 है। क्या ये आपके पास में SO3। देखो सल्फर के, अगर SO3 एग्जांपल की बात करें, तो सल्फर के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास में, 6। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में भी 6, तो तीन ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे आपके पास में, 18। टोटल योग कितना हो जाएगा आपके पास में, 24। 24 को कितने से डिवाइड करूं मैं, 8 से। कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। इसका मतलब संकरण तो sp2 आ रहा है। सल्फर के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 के 6 बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन किससे जुड़ी हुई है, डबल बॉन्ड से। किससे जुड़ी हुई है, डबल बॉन्ड से। तो बताओ यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं, तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड और या डबल बॉन्ड O, तो बताओ सल्फर के पास में लोन पेयर है क्या, नहीं है। तो इसकी भी आकृति कैसी होगी, आपके पास में समतल त्रिकोणीय होगी। अब अपन बात करते हैं अगर आपके पास में, तो समतल त्रिकोणीय आकृति होगी वो किस प्रकार की आकृति होगी, इस प्रकार की आकृति होगी। अब अपन बात करते हैं अगर आपके पास में एक लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर हो, तो जब लोन पेयर एक हो तो अपन एक रेखा को रिमूव करेंगे। तो एक रेखा को रिमूव करेंगे तो ये देखो, ये एक रेखा ऊपर वाली रेखा है ना, इस रेखा को रिमूव कर देते हैं, तो और इसकी जगह मैंने क्या बना दिया, लोन पेयर। तो ये जो शेप कहलाती है, इसको वी आकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वी शेप बोलते हैं। ये इसको कोणीय आकृति भी बोलते थे। कौन सी आकृति बोलते थे, कोणीय आकृति। एग्जाम्पल हो गया आपके पास में SnCl2। संकरण की बात करेंगे, टिन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। क्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितने, 7। 7, 2 क्लोरीन है तो टोटल इलेक्ट्रॉन 14। टोटल योग कितना हो गया, 18। 18 को 8 से डिवाइड करूंगा कितनी बार, 2 बार। शेषफल कितने बचे आपके पास में, 2। 2 में फिर 2 का भाग दूंगा, 1। तो संकरण तो आपके पास में कौन सा आ रहा है, आपके पास में संकरण की अगर बात करते हैं, तो संकरण तो कौन सा आ रहा है आपके पास में, sp2 आ रहा है। कौन सा आ रहा है, sp2। sp2 आते ही आपके दिमाग में कौन सी आकृति आनी चाहिए, ये समतल त्रिकोणीय। लेकिन केंद्रीय परमाणु की बात करें, तो टिन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। बंध बनाने में केवल कितने भाग ले रहे, 2 भाग ले रहे, तो आपके पास में लोन पेयर की संख्या कितनी है, 1। तो जब लोन पेयर की संख्या 1 है, तो ये एक रेखा को मैं आपको क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। तो ये आकृति क्या कहलाएगी, वी शेप कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वी शेप। इसी प्रकार इसमें भी संकरण कौन सा होगा आपके पास में, sp2 होगा। सल्फर के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। बंध बनाने में कितने भाग ले रहे, 4। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है ना, तो लोन पेयर कितना बच गया आपके पास में, 1। तो इसका मतलब ये हो गया, देखो सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसे ये अपन ने एक रेखा को रिमूव कर दिया यहाँ पे लोन पेयर। तो इसकी भी आकृति कैसी होगी, वी शेप होगी। फिर आगे आपके पास में संकरण sp3। अगर जीरो लोन पेयर हो और आपके पास में 4 के 4 बॉन्ड पेयर हो, तब तो संकरण के अनुसार निश्चित कौन सी होगी, चतुष्फल की। तो चतुष्फल की आकृति ऐसी होती है, ये देखो इसमें 4 रेखाएं होती है। कितनी रेखाएं होती है, 4। तो यहाँ पे कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 के 4 बंध बनाने में भाग ले रहे हैं। कार्बन के, टिन के भी बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 के 4 बंध बनाने में भाग ले रहे हैं। तो किसी भी केंद्रीय परमाणु के पास में लोन पेयर नहीं है, तो इसका मतलब संकरण के अनुसार आकृति क्या है, निश्चित है। लेकिन अब अपन बात करते हैं अगर एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर हो। जब एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर हो, तब क्या होगा आपके पास में, एक डंडे को रिमूव करेंगे, तो ये चतुष्फल की आकृति में अपन ऊपर वाली जो रेखा है ना, इसको रिमूव कर देते, इसकी जगह लोन पेयर बना देते, और ये आकृति आपके पास में होती है। इसको अपन क्या बोल देते, त्रिकोणीय पिरामिडी बोल देते। क्या बोलते हैं, त्रिकोणीय पिरामिडी आकृति होगी, त्रिकोणीय पिरामिडी। फॉर एग्जाम्पल देखो इसके, जैसे मैंने अमोनिया की बात करी, संकरण तो आप याद करोगे कौन सा जाएगा, sp3। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। बंध बनाने में केवल कितने भाग ले रहे, 3। तो कितना लोन पेयर है, 1। फॉस्फोरस के बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, बंध बनाने में 3 भाग ले रहे, 1 लोन पेयर है। वही 5 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में 3 भाग ले रहे, 5 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में कितने भाग। और एग्जाम्पल की बात करें, आपके पास में हो गया जिनोन
ट्राइऑक्साइड हो गया, ये देखो क्या हो गया, जिनोन ट्राइऑक्साइड। जिनोन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, संकरण याद करोगे तो sp3 आएगा, लेकिन जिनोन के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में कितने भाग ले रहे हैं आपके पास में, ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड बना रही है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके पास में 6। तो यहाँ पे लोन पेयर कितना आपके पास में, एक ही लोन पेयर है, तो इसकी भी। तो अगर आपके पास में जिनोन ट्राइऑक्साइड की अपना अगर संरचना बनाते तो ये जिनोन, ये देखो एक रेखा को, ऊपर वाली रेखा को हटा के यहाँ पे लोन पेयर बना दिया, ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, यहाँ पे डबल बॉन्ड से, तो आकृति कौन सी होगी आपके पास में, त्रिकोणीय पिरामिडी होगी। ये पिछली बार जेट में पूछ चुके, जेट कब आ गया, ये जेट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, जेट 2020 में। फिर अपन बात करते हैं, अब की बार अगर आपके पास में 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर की संख्या कितनी होगी, 2। तो कितनी रेखाओं को रिमूव करोगे, 2 रेखाओं को रिमूव करोगे, कितनी रेखाओं को रिमूव करोगे, 2 को। तो यहां पे अपन बात करते हैं 2 रेखाओं को रिमूव करोगे आप, तो ये देखो अपन 2 रेखाओं को रिमूव करेंगे, तो ये आपके पास में चतुष्फल की आकृति, जो अपन रेखा आकृति बनाते हैं वो ऐसी आकृति बनाते हैं। 2 रेखाओं को रिमूव करेंगे तो अपन देखो, एक तो इस रेखा को रिमूव कर दूं और एक में इसको कर दूं, तो ये जो यहाँ पे मैंने लोन पेयर बना दिया, तो ये बताओ ये जो शेप बचेगी वो कौन सी शेप होगी आपके पास में, वी शेप होगी। कौन सी होगी, वी शेप। फॉर एग्जाम्पल जैसे H2, ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, बंद बनाने में कितने भाग ले रहे हैं, केवल 2 ही। तो कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, देखो 2 लोन पेयर है, इसके पास भी कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे इनकी सबकी आकृति कैसी होगी, वी शेप। एक आपको H2 में बॉन्ड एंगल भी याद रखना है, इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 104.5 डिग्री होता है, ये याद रखना आपको, जबकि अमोनिया में कितना होता है, 160 डिग्री होता है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं, देखो अब की बार बात करते हैं संकरण sp3d की। शुरू में देखो 5 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर हो, जब लोन पेयर 0 है इसका मतलब तो आकृति संकरण के अनुसार कौन सी होगी, त्रिभुजीय द्विपिरामिडी होगी। त्रिभुजीय द्विपिरामिडी आकृति आपको पता कैसी रेखा आकृति बनाते हैं अपन, ऐसी। इसके एग्जाम्पल हो गए PCl5, फॉस्फोरस के बाइतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन 5 के 5 बंद बनाने में भाग ले रहे हैं, तो इसका मतलब आकृति संकरण के अनुसार निश्चित हो। लेकिन अब अपन बोलते हैं अगर आपके पास में एक लोन पेयर हो और 4 बॉन्ड पेयर हो, तो अब की बार अपन एक रेखा को उठाएंगे, एक रेखा को उठाएंगे, तो इसके अंदर अगर अपन बात करते हैं तो इस वाली रेखा को उठाते हैं, इसकी जगह अपन क्या बना देते हैं, लोन पेयर बना देते हैं। क्या बना देते हैं, लोन पेयर। तो ये जो आकृति होती है, इस आकृति को अपन विकृतिकृत चतुष्फल के बोल देते हैं, या इसको एक नाम और बोल देते, सीसा आकृति भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, सीसा आकृति भी बोलते थे, सीसा, सीसा आकृति भी बोलते हैं, या इसको अपन बोलते केसेफ भी बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं, केसेफ भी बोलते हैं। कौन सी आकृति बोलते हैं, केसेफ। तो विकृतिकृत चतुष्फल की हो गई या सीसा आकृति हो गई, अपन क्या बोलते हैं, केसेफ। फॉर एग्जांपल SO4, संकरण याद करोगे तो आप sp3d आएगा, लेकिन सल्फर के बाइतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में 4 भाग ले रहे, तो बताओ लोन पेयर की संख्या कितनी हो गई, 1। यहां पे भी लोन पेयर की संख्या कितनी हो गई आपके पास में, 1 हो गई। जिनोन के, ये जिनोन आपके पास में थोड़ा सा, जिनोन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड होगा, जिनोन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड। देखते हैं इसमें, जिनोन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रही है तो 4 तो ऑक्सीजन के साथ में भाग ले लेंगे, 2 किसके साथ में ले लेंगे, फ्लोरीन के साथ में। तो टोटल भाग कितने ले रहे हैं आपके पास में, 6 ले रहे हैं। तो लोन पेयर की संख्या तो कितनी बची है आपके पास में, 1 ही बची। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे जिनोन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड है। ये क्या है, जिनोन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड है। इसकी जो संरचना होगी वो भी कैसी होगी आपके पास में, केसेफ होगी। और यदि आप संरचना यहाँ पे देखना चाहो, देखो जिनोन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड, तो अपन क्या बोलेंगे, ये आपके पास में जिनोन है, ये फ्लोरीन, ये आपके पास में फ्लोरीन। कितना लोन पेयर है आपके पास में, 1। तो ये देखो अपन की रेखा आकृति में से, कौन सी में से, त्रिभुजीय द्विपिरामिडी की रेखा आकृति में से अपन इस रेखा को रिमूव कर देते हैं, इसकी जगह क्या बना दिया मैंने, लोन पेयर। इधर ही आपके पास में डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ी है, इधर आपके पास में डबल बॉन्ड से, तो इसको केसेफ भी बोलते हैं, या अपन कौन सी वो आकृति बोलते हैं, सीसा आकृति भी बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना। फिर अपन बात करते हैं, देखो 2 लोन पेयर हो और आपके पास में 3 बॉन्ड पेयर हो। अब 2 लोन पेयर हो गए, तो 2 लोन पेयर होते हैं, अपन जो ये आकृति आपके पास में, इस आकृति में से क्या करते हैं अपन, ये त्रिभुजीय द्विपिरामिडी की ये रेखीय आकृति है, इस रेखीय आकृति में से क्या करते हैं, इन दोनों रेखाओं को रिमूव करते हैं, इसकी जगह भी लोन पेयर बना देते हैं और इसकी जगह भी क्या बना देते हैं, लोन पेयर। तो ये शेप कैसी दिखाई देगी, टी शेप दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल हो गया ClF3, क्लोरीन के बाइथम को उसमें 7 इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में कितने भाग ले रहे हैं, केवल 3। तो लोन पेयर कितने बच गए आपके पास में, 2। वही ब्रोमीन के बाइथम को उसमें 7 इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में कितने भाग ले रहे हैं, 3। तो बताओ लोन पेयर कितने हो गए, 2। यहाँ पे आयोडीन के पास में भी कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर। इसके अलावा अपन फिर नेक्स्ट बात करते हैं, अब की बार आपके पास में लोन पेयर की संख्या तो कितनी हो, 3। लोन पेयर की संख्या कितनी हो, 3 हो, सॉरी, लोन पेयर की संख्या 3 और बॉन्ड पेयर की संख्या 2। तो अपन इस जो शेप आपके पास में
इस शेप की अपन बात कर रहे हैं जो त्रिभुजीय द्विपिरामिडी की जो आपके पास में, इसमें अपन बोलते हैं ये तीनों रेखाओं को उठाते हैं, क्योंकि लोन पेयर की संख्या कितनी है 3, तो तीनों रेखाओं को हटाओगे, आप इस रेखा को भी हटाओगे, आप इस रेखा को भी हटाओगे और आप इस रेखा को भी हटाओगे, तो ये जो रेखा एक बची है कैसी आकृति होती है, सरल रेखीय। एग्जाम्पल हो गया आपके पास में अक्सी F2, तो यहाँ पे बोलते हैं जिनोन के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में केवल कितने भाग ले रहे हैं 2, तो कितने लोन पेयर बच गए आपके पास में 3 लोन पेयर, यानी 6 इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग नहीं ले रहे, तो इसकी आकृति क्या हो जाएगी, ये जिनोन, ये फ्लोरीन और यहाँ पे ये लोन पेयर, रेखा को भी हटा दिया, यहाँ पे लोन पेयर और ये लोन पेयर, तो आकृति कैसी होगी, सरल रेखी। अब बात करते हैं अपन कौन से संकरण की, sp3d2 की। शुरू में 0 लोन पेयर और 6 बॉन्ड पेयर हो, यानी लोन पेयर 0 तब तो आकृति अष्टफलकीय, या अष्टफलकीय को अपन क्या बोलते हैं, वर्गाकार पिरामिडी, क्योंकि इसकी जो शेप होती है अपन यूं बनाते हैं जो रेखीय आकृति, तो ये देखो ये वर्गाकार आकृति होती है, ये 2 पिरामिड बन जाते हैं, ये 2 क्या बन जाते हैं, पिरामिड, ये पिरामिड और ये आपके पास में ये पिरामिड, तो वर्गाकार, ये आकृति वर्गाकार कहलाती है, ये 2 पिरामिड है, तो अपन बोलते थे वर्गाकार द्विपिरामिडी आकृति बोलते। सल्फर के बाइटम को उसमें 6 इलेक्ट्रॉन 6 के 6 बंद बनाने में भाग ले ले, लोन पेयर नहीं है, तो इसकी आकृति कैसी होगी, वर्गाकार पिरामिडी होगी, वर्गाकार द्विपिरामिडी। अब अपन बात करते हैं अगर आपके पास में एक लोन पेयर हो जाए 5 बॉन्ड पेयर, तो जब एक लोन पेयर आ गए तो अपन केवल एक रेखा को उठाएंगे, एक रेखा कौन सी को उठाएंगे अपन, इसके अंदर इस रेखा को उठा देते हैं, कौन सी रेखा को, ऊपर वाली को। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो ये आपके पास में ऊपर वाली रेखा को उठा देते हैं, ये देखो एक रेखा को उठा दिया, तो नीचे वाली को या ऊपर वाली को, ये देखो ऊपर वाली रेखा को उठा के यहाँ पे क्या बना दिया मैंने, एक लोन पेयर। तो ये जो आकृति होगी ये आपके पास में ये वाली आकृति होगी, इस आकृति को बोलते हैं, तो ये वर्गाकार आकृति तो है ही आपके पास में, पिरामिड केवल कितना बचा अब आपके पास में एक, तो इसको अपन बोल देते हैं वर्गाकार पिरामिडी आकृति बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, वर्गाकार पिरामिडी। एग्जाम्पल देखो, संकरण याद करोगे आप, संकरण तो sp3d2 आएगा, जिनोन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 8, बंद बनाने में कितने भाग ले रहे 4, तो फ्लोरीन के साथ में और ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाएगा, तो कितने हो गए 4 और 2 6, तो आपके पास में लोन पेयर कितना बच गया 1, का मतलब इसकी सेफ होगी, ये देखो यहाँ तो जिनोन है, ये फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन और ये ऑक्सीजन इसके साथ में किससे जुड़ी हुई है, डबल बॉन्ड से, तो ये जो सेफ होगी वो कौन सी होगी आपके पास में, वर्गाकार पिरामिडी होगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं अगर आपके पास में 2 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर हो, अब लोन पेयर की संख्या कितनी होगी आपके पास में 2, तो इन दोनों रेखाओं को, ऊपर वाली रेखा को और नीचे वाली रेखाओं को, दोनों रेखाओं को अपन रिमूव कर देंगे, तो आपके पास में जो आकृति बचेगी, ये देखो इस रेखा की जगह भी मैंने लोन पेयर बना दिया और ऊपर वाली रेखा की जगह भी मैंने लोन पेयर, तो ये आकृति केवल क्या बची, वर्गाकार आकृति बची, यह वर्ग समतलीय आकृति भी बोलते हैं इसको। तो इसका एग्जाम्पल हो गया आपके पास में जिनोन टेट्राफ्लोराइड, जिनोन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 8, बंद बनाने में कितने भाग ले रहे हैं 4, तो कितने लोन पेयर हो गए आपके पास में 2। इसके बाद में अपन sp3d3 की, अगर 0 लोन पेयर और 7 के साथ बॉन्ड पेयर हो तब तो पंचभुजीय द्विपिरामिडी, IF7 हो गया इसका एग्जांपल, बहुत बार जेट में पूछा हुआ ये क्वेश्चन IF7 वाला। आयोडीन के बाइटम को उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 के साथ बंद बनाने में भाग ले रहे, लोन पेयर नहीं है, तो संकरण के अनुसार आकृति तो बिल्कुल क्या होगी, निश्चित होगी। और वैसे अगर संकरण याद करना चाहोगे, आयोडीन के बाइटम को उसमें 7 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के भी बाइटम को उसमें 7 इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास में 7 8 56 होते हैं, 56 को 8 से डिवाइड करोगे 7 बाहर ही जाएगा। यहाँ पे फिर अपन बात करते हैं अब की बार अगर एक लोन पेयर हो, कितना लोन पेयर हो, एक लोन पेयर हो, ये एक लोन पेयर है, यहाँ पे अगर एक लोन पेयर और 6 बॉन्ड पेयर हो तब तो अपन इसको बोल देते विकृतीकृत पंचभुजीय द्विपिरामिडी बोल देते। तो देखो जिनोन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 8, फ्लोरीन के बाइटम को उसमें 7, तो 7 से 42 होते हैं आपके पास में, और 8 कितने हो गए 50, यानी 42 और 8 कितने हो गए 50, 50 को कितने से डिवाइड करूंगा 8 से, कितनी बार चला जाएगा आपके पास में 6 बार, शेषफल बचे 2, 2 को 2 से डिवाइड करूंगा 1 बार, तो 6 और 1 7, टोटल संकरित कक्षकों की संख्या 7 आई है, इसका मतलब संकरण है sp3d3। लेकिन जिनोन के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, बंद बनाने में केवल कितने भाग ले रहे हैं 6 भाग ले रहे हैं, तो लोन पेयर कितना बच गया 1। जब एक लोन पेयर है तो इसकी आकृति को अपन क्या बोल देते हैं, विकृतीकृत पंचभुजीय द्विपिरामिडी बोल देते हैं। तो ये देखो आकृतियां ज्ञात करने का मैंने सिंपल सा तरीका बताया, बहुत बढ़िया है। आपको केवल क्या करना है, संकरण के अनुसार केवल रेखीय आकृतियां बनानी है। उसके बाद में आपको ये देखना कि लोन पेयर की संख्या कितनी है, जितनी लोन पेयर की संख्या है वो जो अपन रेखीय संरचनाएं बना रहे हैं संकरण के अनुसार, उन रेखीय संरचनाओं में उतनी रेखाओं को हटाना है लोन पेयर की संख्या के आधार पे। अगर एक लोन पेयर है तो एक रेखा को हटाओगे, 2 लोन पेयर है तो 2 रेखा को हटाओगे, 3 लोन पेयर है तो 3 रेखा को हटाओगे, तो आकृति अपने आप आपको दिख जाएगी। आकृति तो रटना नहीं है, आकृति किसकी क्या होती है, ये बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक के आधार पे आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो संकरण वाले चैप्टर से तो इस पार्ट से एक क्वेश्चन जेट में आना ही आना है, तो बहुत ईजी है। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट
देखो एक क्वेश्चन आपके पास में NH4 प्लस दे रखा है, आपके पास में NO2 प्लस दे रखा है, NH3 दे रखा है, और आपके पास में ये NO3 माइनस दे रखा है। यौगिकों के लिए बंद कोण का कौन सा क्रम सही है? देखो संकरण याद करते हैं अपन। संकरण की बात करूं तो मैं बोलूंगा NH4 प्लस का तो में जो संकरण होगा वो आपके पास में कौन सा होगा? sp3 होगा। केंद्रीय परमाणु के पास में लोन पेयर है क्या? नहीं है, तो इसका मतलब बॉन्ड एंगल होगा आपके पास में, बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट ही होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी? NO2 प्लस की। तो NO2 प्लस की अगर पर अपन बात करें तो संकरण कौन सा होगा आपके पास में? sp होगा। कौन सा होगा? sp। इसके पास में भी बॉन्ड एंगल नहीं है, तो अपन बोलेंगे आपके पास में इसमें तो बॉन्ड एंगल कितने का हो जाएगा? 180 डिग्री का हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं NH3 की। NH3 में अगर आप संकरण देखोगे तो संकरण कौन सा हो जाएगा आपके पास में? sp3। लेकिन अपन बोलते हैं नाइट्रोजन के पास में क्या है? एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, यानी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा ना, प्रतिकर्षण, तो इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और कम हो जाता है, कितना हो जाता है? ये आपको इसका मान याद रखना है, 107 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है? 160 डिग्री। इसके बाद में नाइट्रेट आयन की बात करते हैं, तो नाइट्रेट आयन में आपको पता है NO3 माइनस के अंदर जो संकरण देखोगे वो संकरण कौन सा होगा? sp2। नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर नहीं है यहाँ पे, तो अपन बोलेंगे यहाँ पे जो संकरण के अनुसार बंद कोण बिल्कुल निश्चित होगा आपके पास में, बॉन्ड एंगल होगा वो कितने का होगा? 120 डिग्री का। तो बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल है वो किसका आपके पास में है? NO2 प्लस का। NO2 प्लस से आपके पास में बॉन्ड एंगल कम किसका होगा आपके पास में? नाइट्रेट आयन का। इसका बॉन्ड एंगल आपके पास में कितने का है? 180 डिग्री। इसका आपके पास में 120 डिग्री। इसका 109 डिग्री आपके पास में 28 मिनट होगा, और इसका बॉन्ड एंगल होगा वो आपके पास में 160 डिग्री होगा। तो कौन सा क्रम सही होगा आपके पास में? दूसरा। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो सम इलेक्ट्रॉनिक समसंरचनात्मक के कुछ उदाहरण याद रखा करो। देखो ये सम इलेक्ट्रॉनिक में पढ़े थे, कार्बन के आउटर सेल, वो कार्बन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आउटर की नहीं, अपन सम इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे हैं। तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। ऑक्सीजन में कितने? 8। 3 ऑक्सीजन में 24 और 6 30 और माइनस के 2 है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 32। नाइट्रेट में भी बात करते हैं तो इसमें भी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आपके पास में? ये माइनस है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 32 होंगे। दोनों में जो संकरण देखेंगे, इसमें भी संकरण sp2 है, इसमें भी संकरण sp2 है, इसका मतलब इन दोनों की आकृति त्रिभुजी होगी। कौन सी होगी? त्रिभुजी। ये समतल त्रिकोणीय होगी। यहाँ पे सल्फेट की बात करें, सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन? परमाणु क्रमांक 16 है ना, और एक ऑक्सीजन में 8, तो ये आपके पास में 32 और 16 48, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो कितने हो गए? 50। ये आपके पास में फोस्फेट में भी कितने होंगे? 50। दोनों में संकरण sp3 है, दोनों की आकृति कौन सी होगी? चतुष्फल की है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा समसंरचनात्मक और सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो ये जैसे कार्बोनेट, नाइट्रेट हो गया आपके पास में, सल्फेट और फोस्फेट हो गया, ये सम इलेक्ट्रॉनिक भी और समसंरचनात्मक भी है। इसके बाद में देखो अपन नेक्स्ट बात करते हैं। इसके अलावा और एग्जांपल की अगर अपन बात करें, जैसे एक कार्बनिक यौगिकों में संकरण, वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे ये तो आपको, कार्बनिक यौगिकों में संकरण कैसे ज्ञात करते हैं। तो अपन नेक्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब आ गया आपके पास में संयोजक आबंध सिद्धांत। संयोजक आबंध सिद्धांत में अपन दो चीजें पढ़ेंगे, एक वीबीटी पढ़ेंगे और एक एमओटी पढ़ेंगे। वीबीटी का मतलब संयोजकता बंध सिद्धांत है, ये वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। संयोजकता बंध सिद्धांत किसने दिया? हिटलर और लंदन ने दिया। लेकिन बाद में अपन बात करते हैं हिटलर और लंदन के बाद में इसमें जैसे संशोधित किया गया। लेकिन आपको देखो सीधी सीधी बात याद रखनी है, वीबीटी सिद्धांत सह संयोजक बंध के निर्माण को कौन सी घटना के द्वारा समझाता है? अतिव्यापन के द्वारा। तो अतिव्यापन की डेफिनेशन क्या होती है? जब दो परमाणुओं के मध्य आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल से अधिक हो, यानी इसका मतलब दोनों परमाणु के नाभिक एक दूसरे के क्या आ जाए? समीप आ जाए। जब आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल से अधिक होगा तो ये दोनों परमाणु के नाभिक एक दूसरे के, दोनों परमाणु एक दूसरे के बिल्कुल क्या आ जाएंगे? समीप आ जाएंगे। तो दोनों के जो परमाणविक कक्षक है ये आपस में ओवरलैप्ड हो जाते हैं, जिससे कौन से बंध का निर्माण होता है? सह संयोजक बंध का निर्माण होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? अतिव्यापन कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिव्यापन। तो वीबीटी सिद्धांत है ये सह संयोजक बंध के निर्माण की घटना को समझाती है, लेकिन किसकी द्वारा समझाती है? अतिव्यापन के द्वारा। एक आपको देखो यहाँ पे कुछ चीजें बातें याद रखनी है अतिव्यापन में, कि अतिव्यापन में केवल अर्धपूरित परमाणविक कक्षक भाग लेते हैं, जबकि संकरण में भी अपन बोल रहे थे कि कौन भाग ले रहे थे? परमाणविक कक्षक भाग ले रहे थे। लेकिन वहां पे अपन बोल रहे थे परमाणविक कक्षक आपके पास में अर्धपूरित भी हो सकता है, पूर्ण पूरित भी हो सकता है, और आपके पास में अपूरित भी हो सकता है। लेकिन यहाँ भाग लेने वाले जो परमाणविक कक्षक है वो परमाणविक कक्षक केवल क्या होना चाहिए? अर्धपूरित होना चाहिए।
इसके बाद में बोल रहे हैं कि भाग लेने वाले अर्धपूरित परमाणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का चक्रण क्या होना चाहिए, एक दूसरे से विपरीत होना चाहिए। अगर एक परमाणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज भरा गया तो दूसरे परमाणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। इसके अलावा देखो अतिव्यापन में भाग लेने वाले अर्धपूरित परमाणविक कक्षकों की संख्या के आधार पर ही अपन क्या करते हैं, तत्वों की संयोजकता निर्धारित करते हैं। तो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर भी अपन बोलते हैं संयोजकता होती है। लेकिन अगर नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अपन बोलते हैं नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी नहीं होती, 5 नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि अर्धपूरित परमाणविक कक्षकों की संख्या केवल नाइट्रोजन में कितनी होती है, 3 ही होती है। वो अपनी संयोजकता का प्रसार नहीं कर पाता। इसके बाद में अपन बात करते हैं देखो अतिव्यापन के प्रकार। एक अतिव्यापन से सहसंयोजक बंध सिग्मा और किसका निर्माण होता है, पाई का। अतिव्यापन के प्रकार है, एक एसएस अतिव्यापन की बात करते हैं। तो ये देखो एसएस अतिव्यापन में एस परमाणविक कक्षक है आपके पास में, इसमें इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्लॉकवाइज है। तो दूसरा एस परमाणविक कक्षक है, एस कक्षक की आकृति गोलाकार होती है ना, दूसरे एस परमाणविक कक्षक में ये आपके पास में एस परमाणविक कक्षक है, परमाणविक कक्षक। परमाणविक कक्षक को अपन एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। तो ये आपके पास में एस एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो ये देखो अतिव्यापन के द्वारा आपके पास में ये ओवरलैप्ड हो जाएंगे, ये देखो दोनों आपस में। यहाँ पे ये कौन से बंध का निर्माण हो जाएगा आपके पास में, सह संयोजक बंध सिग्मा का। कौन से बंध का निर्माण, सह संयोजक बंध, सह संयोजक बंध किसका निर्माण होगा, सिग्मा का। देखो वैसे सह संयोजक बंध के लिए अपन बात करते हैं कि सह संयोजक बंध होते हैं वो दिशात्मक प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के होते हैं, दिशात्मक प्रकृति के। लेकिन ये जो सह संयोजक बंध आपके पास में बना, ये आपके पास में अदिशात्मक प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का होता है, अदिशात्मक प्रकृति का होता है। क्यों होता है अदिशात्मक प्रकृति का, क्योंकि यहाँ पे भाग लेने वाले दोनों परमाणविक कक्षक कौन से हैं, एस है। और अपन बोलते हैं एस कक्षक की जो आकृति होती है, आकृति गोलाकार होती है। क्या होती है, गोलाकार। और गोलाकार होने के कारण एस कक्षक क्या होते हैं, दिशाहीन होते हैं। क्या होते हैं, दिशाहीन। तो इसका मतलब ये बनने वाला सहसंयोजक बंध अदिशात्मक प्रकृति का होता है। जबकि अपन कॉमन स्टेटमेंट यूं कहते हैं कि सहसंयोजक बंध दिशात्मक प्रकृति के होते हैं। लेकिन याद रखना एसएस अतिव्यापन से बनने वाला सहसंयोजक बंध होगा वो कौन सी प्रकृति का होगा, अदिशात्मक प्रकृति का होगा। नेक्स्ट अतिव्यापन की बात करते हैं अपन, कौन से अतिव्यापन की, एसपी अतिव्यापन की। अब एसपी अतिव्यापन में अपन बात करेंगे, एक आपके पास में एस परमाणविक कक्षक होगा। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन का चक्रण अगर आपके पास में दक्षिणावर्त है तो दूसरा परमाणविक कक्षक आपके पास में कौन सा होगा, पी। पी कक्षक की आकृति आपको पता कौन सी होगी, डंबलाकार होगी। तो ये आपके पास में एस परमाणविक कक्षक है, एस एटॉमिक ऑर्बिटल आपके पास में, और ये आपके पास में पी एटॉमिक ऑर्बिटल आपके पास में। अतिव्यापन के द्वारा ये आपके पास में कौन से बंध का निर्माण करेंगे, सह संयोजक बंध का निर्माण करेंगे सिग्मा का। तो यहाँ पे ये जो बंध बनेगा आपके पास में कौन सा बॉन्ड होगा, सहसंयोजक बंध सिग्मा होगा। ये दिशात्मक प्रकृति का होता है क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास में पी कक्षक है ये दिशात्मक प्रकृति का होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं देखो कौन से अतिव्यापन की, पीपी अतिव्यापन की। अब पीपी अतिव्यापन की अपन बात करते हैं तो पीपी अतिव्यापन भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। दो प्रकार के पीपी अतिव्यापन की बात करते हैं तो एक तो होता है देखो समाक्स। समाक्स को अपन बोलते हैं, यहाँ पे मैं समाक्स बोल दूं या अक्षीय बोल दूं, इसको बोलते हैं हेड टू हेड। क्या बोलते हैं इसको, हेड टू हेड, हेड टू हेड। पीपी ओवरलैपिंग बोलते हैं अपन समाक्स। समाक्स में क्या होता है कि देखो सिरे से सिर अतिव्यापन होगा। ये आपके पास में पी कक्षक है, पी आपके पास में एटॉमिक ऑर्बिटल है यानी परमाणविक कक्षक है। ये दूसरा आपके पास में पी एटॉमिक ऑर्बिटल आपके पास में, एटॉमिक ऑर्बिटल। इसमें इलेक्ट्रॉन का चक्रण दक्षिणावर्त होगा तो दूसरे में इलेक्ट्रॉन का चक्रण वामावर्त होगा, एक दूसरे से विपरीत होगा। तो ये अतिव्यापित होकर आपके पास में सह संयोजक बंध सिग्मा का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, सिग्मा का। तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा आपके पास में, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अपन दूसरे अतिव्यापन की बात करते हैं। दूसरा अतिव्यापन होता है आपके पास में दो प्रकार का होता है। तो दूसरा होता है आपके पास में पार्श्व, पार्श्व पीपी अतिव्यापन, पार्श्व पीपी अतिव्यापन। पार्श्व पीपी अतिव्यापन को अपन साइड टू साइड भी बोलते हैं। कौन सा अतिव्यापन बोलते हैं इसको, साइड टू साइड, साइड टू साइड, साइड टू साइड अपन पीपी ओवरलैपिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये देखो एक पी परमाणविक कक्षक है, इसमें इलेक्ट्रॉन का चक्रण दक्षिणावर्त है। दूसरे पी परमाणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या होगा, वामावर्त होगा। तो ये आपस में ओवरलैप्ड होंगे और आपके पास में सह संयोजक बंध किसका निर्माण करेंगे, आपके पास में ये आपके पास में यहां पे अपन बात करते हैं ये आपके पास में पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। कौन से बॉन्ड का, पाई बॉन्ड का। तो पार्श्व पीपी अतिव्यापन से पाई बंध का निर्माण होता है, बाकी सभी अतिव्यापनों से कौन से बंध का निर्माण होता है, सिग्मा बंध का निर्माण होता है। वैसे सहसंयोजक बंध दिशात्मक प्रकृति का होता है, लेकिन ऐसा अतिव्यापन से बनने वाला जो सहसंयोजक बंध होगा
वो कौन सी प्रकृति का होगा? अदिशात्मक प्रकृति का होगा। क्यों? क्योंकि एस कक्षक की आकृति गोलाकार होने के कारण वो दिशाहीन होता है। इससे बनने वाला सहसंयोजक बंध भी कौन सा होगा? दिशाहीन होगा। इसके बाद में देखो अपन नेक्स्ट बात करते हैं। देखो अतिव्यापन की मात्रा जितनी अधिक होती है बनने वाला सहसंयोजक बंध भी उतना ही प्रबल होता है। एक बात तो ये याद रखना। और अतिव्यापन की मात्रा होती है, अतिव्यापन की मात्रा जितनी अधिक होती है बनने वाला सहसंयोजक बंध उतना ही प्रबल होता है। तो सबसे प्रबल जो अतिव्यापन होता है वो आपके पास में एसएस अतिव्यापन होता है, क्योंकि इसमें अतिव्यापन की गोलाकार आकृति होने के कारण अतिव्यापन की मात्रा क्या होगी? ज्यादा। इससे दुर्बल जो अतिव्यापन होगा वो आपके पास में एसपी अतिव्यापन होगा। इससे दुर्बल होगा वो आपके पास में अक्षीय, जिसको अपन बोलते हैं हेड टू हेड। इसको अपन क्या बोलते हैं? हेड टू हेड, या समाक्स भी बोलते हैं अपन, समाक्स पीपी अतिव्यापन। और सबसे जो अतिव्यापन की जो सबसे कम मात्रा होगी वो पार्श्व पीपी अतिव्यापन की होगी। तो इस पार्श्व पीपी अतिव्यापन से बनने वाला जो बंध होता है वो तो कौन सा बंध बनता है आपके पास में? पाई बॉन्ड। और बाकी इन सभी अतिव्यापनों से बनने वाला बंध कौन सा होता है? सिग्मा। इसका मतलब पाई बंध हमेशा सिग्मा बंध से क्या होता है? दुर्बल होता है। इसके अलावा तो ये यहाँ पे अतिव्यापन या सह संयोजक बंध की प्रबलता का कौन सा क्रम हो गया आपके पास में? बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे प्रबल अतिव्यापन कौन सा होता है? एसएस अतिव्यापन होता है। उससे दुर्बल एसपी होता है। उससे कम कौन सा होता है आपके पास में? समाक्ष या अक्षीय पीपी अतिव्यापन। और सबसे दुर्बल कौन सा होता है? पार्श्व पीपी अतिव्यापन होता है। अपन यहाँ पे एक ये देखो बंद लंबाई का भी मैंने यहाँ पे क्रम लिख रखा, बंद लंबाई का घटता हुआ। सबसे आपके पास में अक्षीय पीपी अतिव्यापन की बंद लंबाई सबसे ज्यादा होती है, इससे कम एसपी की होती है, और सबसे कम किसकी होती है आपके पास में? एसएस अतिव्यापन की। इसके बाद में देखो एक यहाँ पे देखो कुछ चीजें देखो, पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बॉन्ड की अपेक्षा क्या होता है? दुर्बल होता है। पाई बंध का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं होता। पाई बंध तभी बनता है जब पहले से कौन सा बंध उपस्थित हो? सिग्मा। अगर इसका मतलब पाई बंध का अकेले का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं होता। पाई बंध का निर्माण तभी होता जब पहले से कौन सा बंध उपस्थित हो? सिग्मा बॉन्ड उपस्थित हो। बहु आबंधों में केवल एक सिग्मा, बाकी बाकी अन्य कौन से बॉन्ड होते हैं आपके पास में? पाई बॉन्ड होते हैं। कौन से बॉन्ड होते हैं? पाई बॉन्ड होते हैं। ये याद। जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ये मल्टीपल बॉन्ड है, तो इसमें केवल एक सिग्मा बॉन्ड होगा और बाकी दो कौन से होंगे? पाई बॉन्ड होंगे। जैसे अपन इसी प्रकार एसिटिलीन के एग्जाम्पल की बात करिए, देखो एसिटिलीन आपके पास में, इसमें सिग्मा और पाई बंध की बात करूं तो देखो एकल बंध होगा वो तो हमेशा कौन सा होगा? सिग्मा। तो देखो ये आपके पास में ये सिग्मा बॉन्ड है, ये आपके पास में सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा और ये भी आपके पास में सिग्मा। जबकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक तो सिग्मा बंद होगा और बाकी ये जो दो बंद होंगे, दो कौन से बंद होंगे? पाई बंद। तो बताओ सिग्मा बॉन्ड की संख्या तो कितनी हो गई आपके पास में? सिग्मा बॉन्ड की संख्या तो कितनी होगी? टोटल 3। और अगर मैं पाई बॉन्ड की बात करूं तो पाई बॉन्ड की संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास में? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2। इसके अलावा और सारे बहुत सारे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं जिनमें आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड की क्या पूछी जाएगी? संख्या पूछी जाएगी। जैसे एक अपन बात करते हैं, जैसे ये P4O10 है। अगर P4O10 में आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या पूछे तो देखो इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए। P डबल बॉन्ड O, और ये देखो आपके पास में इसकी स्ट्रक्चर होती है वो ऐसे होती है। और ये देखो अगर अपन इस बॉन्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड की अगर अपन बात करेंगे तो देखो पाई सिग्मा बॉन्ड तो कितने हो जाएंगे? देखो एक तो ये रहा सिग्मा बॉन्ड आपके पास में, मल्टीपल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, इसके अलावा ये 5 6 7 8 9। इसके अलावा अपन बात करेंगे यहाँ पे आपके पास में ऑक्सीजन की टोटल संख्या कितनी हो गई? इसके अलावा अपन बोलते हैं एक ऑक्सीजन आपके पास में जुड़ी होती है एक ऑक्सीजन यहाँ से आपके पास में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से, ये ऑक्सीजन, ये आपके पास में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सॉरी मैंने गलत कर दिया, पूरी संरचना अभी तो बनी ही नहीं ना अपनी। यहाँ पे ये देखो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा। अब अपन काउंट करते हैं तो देखो सिग्मा बॉन्ड आपके पास में कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या तो कितनी हो जाएगी आपके पास में? 16 हो जाएगी।
और पाई बॉन्ड की संख्या की बात करें तो पाई बॉन्ड 1 2 3 और 4, 4 बॉन्ड कौन से हो जाएंगे आपके पास में, पाई हो जाएंगे। तो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड की ये डाइमर फॉर्म है, द्विलक अवस्था। तो P4O10 में अगर आपको पूछे सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या, तो सिग्मा की तो कितनी होगी आपके पास में 16 होगी, पाई बॉन्ड की कितनी होगी आपके पास में 4 होगी। इसके अलावा नॉर्मल जैसे बेंजीन में पूछा जाता है, बेंजीन में आपको पता है ये देखो CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, और ये आपके पास में डबल बॉन्ड CH, ये सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और ये सिंगल बॉन्ड। अगर इसमें बात करते हैं तो आपके पास में सिग्मा बॉन्ड की संख्या तो कितनी होती है, सिग्मा बॉन्ड तो कितने होंगे 12, और पाई बॉन्ड की अगर अपन बात करेंगे तो पाई बॉन्ड आपके पास में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। कई बार पाई इलेक्ट्रॉन की भी संख्या पूछ लेते हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन की जब बॉन्ड पाई 3 है तो पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास में 6 हो जाएगी। तो ये कई एग्जाम्पल इस प्रकार के क्वेश्चन लिख के देंगे जिनके अंदर आपके ये पूछ सकते हैं कि इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखो यहां पे संकृत कक्षकों में अधिक दिशात्मक गुण होने के कारण संकृत कक्षकों में अतिव्यापन परमाणविक कक्षकों से अधिक प्रबल होता है। यानी संकृत कक्षकों में जो अतिव्यापन होता है वो अधिक दिशात्मक होने के कारण संकृत कक्षकों में जो अतिव्यापन की घटना होती है वो अधिक प्रबल होती है। इसका मतलब संकृत कक्षकों से बनने वाला बंध होगा वो परमाणविक कक्षकों में अतिव्यापन से बनने वाले बंध से क्या होगा, प्रबल होगा। और यहां पे अपन बोलते हैं जो आपके पास में एस यानी दिशात्मक गुण की अगर अपन बात करते हैं, दिशात्मक गुण, तो दिशात्मक गुण के लिए अपन बोल देते हैं दिशात्मक गुण होते हैं ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं आपके पास में एस कैरेक्टर के, एस प्रतिशत है लक्षण के। एस प्रतिशत लक्षण जितने ज्यादा होंगे अपन बोलेंगे दिशात्मक गुण उतने ही क्या होंगे आपके पास में ज्यादा होंगे, या अतिव्यापन की प्रबलता उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहां पे देखो अगर आपको अगर अपन बात करना चाहिए यहां पे क्रम लिखना चाहिए तो क्रम अपन इस प्रकार लिख सकते हैं। देखो सबसे ज्यादा जो प्रबल अतिव्यापन होगा वो कौन सा होगा आपके पास में, एसपी एसपी अतिव्यापन, ये सबसे ज्यादा प्रबल होगा। एसपी संकृत कक्षक और एसपी संकृत कक्षक में होने वाला अतिव्यापन सबसे ज्यादा प्रबल होगा। इससे दुर्बल कौन सा होगा आपके पास में, sp2 संकृत कक्षक और sp में अतिव्यापन। और इससे दुर्बल होगा वो आपके पास में कौन सा होगा, sp2 और sp2 संकृत कक्षक में होने वाला अतिव्यापन। और इससे दुर्बल होगा वो आपके पास में कौन सा होगा, sp3 और sp2 में होने वाला अतिव्यापन। और सबसे दुर्बल कौन सा होगा आपके पास में, sp3 और आपके पास में sp3। इसके अंदर अपन बात करते हैं तो सबसे ज्यादा आपके पास में अगर अपन बात करते हैं तो sp3 आपके पास में संकृत कक्षकों में होने वाला अतिव्यापन दुर्बल होगा, और sp संकृत कक्षकों में होने वाला अतिव्यापन सबसे प्रबल होगा। तो ये आपके पास में संकृत कक्षकों में अतिव्यापन की प्रबलता का कौन सा क्रम हो गया, बढ़ता हुआ क्रम। तो संकृत कक्षकों में जो अतिव्यापन की घटना होती है वो अधिक प्रबल होती है कौन से कक्षकों से, परमाणविक कक्षकों में होने वाले अतिव्यापन से। इसके बाद में देखो संकृत कक्षकों में अतिव्यापन से हमेशा कौन से बंध का निर्माण होता है, सिग्मा बंध का निर्माण होता है, याद रखना सहसंयोजक सिग्मा बंध का निर्माण होता है। संकृत कक्षक व परमाणविक कक्षकों के अतिव्यापन से भी कौन से बंध का निर्माण होता है, अगर एक संकृत कक्षक हो जैसे ये एक आपके पास में sp संकृत कक्षक और एक कौन सा परमाणविक कक्षक है s, इससे भी हमेशा कौन से बॉन्ड का निर्माण होता है, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। और संकृत कक्षकों के अतिव्यापन से भी हमेशा कौन से बंध का निर्माण, सिग्मा का निर्माण होता है। परमाणविक कक्षकों में पार्श्व पीपी अतिव्यापन से या पार्श्व पी डी अतिव्यापन से, जिसको पी पाई डी पाई अतिव्यापन करते हैं, इसी से कौन से बंध का निर्माण होता है, पाई बंध का निर्माण होता है। तो पाई बंध के निर्माण के लिए याद रखना केवल पार्श्व पीपी अतिव्यापन या पार्श्व पी डी अतिव्यापन से ही पाई बंध का निर्माण होता है, और बाकी सभी अतिव्यापन से अपन बोलते हैं। वैसे डी पाई अतिव्यापन भी होता है, एक कौन सा अतिव्यापन होता है अपन, डी पाई यानी डी डी के बीच में कौन सा अतिव्यापन हो, पार्श्व अतिव्यापन हो, इससे भी कौन से बॉन्ड का निर्माण होता है, पाई बॉन्ड का। तो ये केवल 3 अतिव्यापन ऐसे है, इन अतिव्यापनों से केवल इन अतिव्यापनों से केवल पाई बंध का निर्माण होता है, बाकी सभी अतिव्यापन से कौन से बंध का निर्माण होता है, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। इसके अलावा देखो नोट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको द्विपरमाणविक अणुओं में परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध का निर्माण केवल परमाणविक कक्षकों में अतिव्यापन से होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो ये जो बात बोल रहा है इसका मतलब ये है जैसे फ्लोरीन है आपके पास में, द्विपरमाणविक अणु है, इसमें फ्लोरीन के बीच में जो बंध का निर्माण हुआ, सहसंयोजक बंध का निर्माण, इसमें केवल आपके पास में इस फ्लोरीन का भी परमाणविक कक्षक भाग लेगा और इस फ्लोरीन का भी कौन सा कक्षक भाग लेगा, परमाणविक कक्षक। तो यहां पे अपन बात करते हैं ये आपके पास में इसमें कौन से ब्लॉक का, ये पी ब्लॉक का, ये भी कौन से ब्लॉक का, पी का, और यहाँ पे ये जो बंध है वो कौन सा है, सिग्मा। तो इसका मतलब पीपी अतिव्यापन होगा, तो इसको अपन बोलेंगे यहाँ पे जो ये सिग्मा बंध का निर्माण हुआ किससे हुआ, समाक्ष पीपी अतिव्यापन से। कौन से हुआ, समाक्ष पीपी अतिव्यापन से हुआ। इसके और एग्जाम्पल अपन देखें तो इधर देखो आप, इसके अलावा अपन एक बात पहले ये देख लेते हैं, देखो बहु परमाणविक अणुओं में
केंद्रीय परमाणु व अन्य परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध के निर्माण में केंद्रीय परमाणु का तो कौन भाग लेता है? संकृत कक्षक। वह अन्य परमाणु का कौन भाग लेता है? परमाणविक कक्षक भाग लेते हैं अतिव्यापन में। तो यहाँ पे फ्लोरीन के लिए तो बात करते हैं, बंध का निर्माण ये तो अपने अभी एग्जांपल पढ़ा, ये तो किससे होता है आपके पास में? समाक्ष पीपी अतिव्यापन से। कौन से? समाक्ष पीपी अतिव्यापन से निर्माण हुआ इसका। तो इसके अलावा जैसे और एग्जांपल, जैसे मैंने एचसीएल के लिए पूछा आपके पास में, एचसीएल में, तो एचसीएल में बात करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन का, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा तो ये आपके पास में 1s1 है। और क्लोरीन का अगर अपन आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो अपन बोलते हैं 3s2 और ये आपके पास में 3p5 है। तो p उपकोष में ये 3 कक्षक है, 5 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो आपके पास में आप अर्धपूरित परमाणविक कक्षकों की संख्या कितनी है? 1। तो ये इसका p भाग लेगा और आपके पास में हाइड्रोजन का कौन भाग लेगा? s। ये आप सीधा ब्लॉक के आधार पे याद कर सकते हो, इतना ज्यादा वो नहीं है। हाइड्रोजन s ब्लॉक का, ये कौन से ब्लॉक का? p ब्लॉक का। इनके बीच में कौन सा बंध है? केवल सिग्मा। इसका मतलब यहां जो अतिव्यापन होगा वो कौन सा होगा? इसका तो s और क्लोरीन का p, तो sp अतिव्यापन होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब की बार O2 में पूछे आपके, O2 में ऑक्सीजन के बीच में ये डबल बॉन्ड है इसका निर्माण, तो ये आपको ये पता है कि यहाँ पे एक बंद है, वो तो कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड। और दूसरा जो बॉन्ड है वो आपके पास में कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड का निर्माण तो आपको पता है कि केवल किससे होता है? ये पी ब्लॉक का है, तो कौन सा होगा? पी पाई अतिव्यापन होगा। या इसको अपन बोल सकते हैं यहाँ पे पाई बॉन्ड का निर्माण तो पार्श्व पीपी अतिव्यापन से, किससे? पार्श्व पीपी अतिव्यापन से होगा। जबकि सिग्मा बॉन्ड का जो निर्माण होगा वो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण आपके पास में किसका होगा? ये भी पी ब्लॉक का, ये भी पी ब्लॉक का ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं समाक्ष पीपी अतिव्यापन से होगा। किससे होगा? समाक्ष पीपी अतिव्यापन से निर्माण होगा। तो द्विपरमाणविक जितने भी अणु होते हैं उनमें तो परमाणु के मध्य जो सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है वो हमेशा परमाणविक कक्षकों में अतिव्यापन से ही होता है। और एग्जांपल जैसे नाइट्रोजन की बात करें अपन, N2 की बात करें, तो नाइट्रोजन के बीच में आपके पास में ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब आपके पास में दो तो कौन से बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है। और आपके पास में एक कौन सा बॉन्ड है? आपके पास में सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण तो कैसे होगा? बट नाइट्रोजन भी पी ब्लॉक का, नाइट्रोजन पी ब्लॉक का है, तो इसका मतलब पाई बॉन्ड का निर्माण तो पार्श्व पीपी अतिव्यापन से होता है। इसका मतलब दो पार्श्व पीपी अतिव्यापन होंगे, दो पार्श्व पीपी अतिव्यापन होंगे यहाँ पे। जबकि सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं तो पी ब्लॉक के हैं, तो अपन यहाँ पे बोलेंगे आपके पास में कौन सा होगा? समाक्ष पीपी अतिव्यापन होगा, यानी अक्षीय पीपी अतिव्यापन होगा। कौन सा होगा? अक्षीय पीपी अतिव्यापन होगा। लेकिन बात अब अपन करते हैं, देखो बहुपरमाणविक अणु में ये जो बात लिखी हुई है, इस बात को अगर अपन एक्सप्लेन करने की बात करें तो इधर देखो, जैसे अपन एग्जांपल की बात की, जैसे मैंने CH4 मेथेन, मेथेन में ऐसे पूछूं मैं कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कैसे हुआ, तो यहां पे कार्बन केंद्रीय परमाणु, बहुपरमाणविक अणु है ना ये, तो बहुपरमाणविक अणु में केंद्रीय परमाणु का तो संकृत कक्षक भाग लेता है, और ये जो आपके पास में अन्य जो परमाणु है, साइड परमाणु होता है, उसका कौन भाग लेता है? परमाणविक कक्षक भाग लेता है। तो यहाँ पे कार्बन का संकरण सबको पता है, कार्बन का संकरण कौन सा होगा? आपके पास में sp3 होगा। कार्बन का संकरण कौन सा होगा? sp3। तो इसका तो जो संकृत कक्षक भाग लेगा sp3 लेगा, और हाइड्रोजन का कौन लेगा? केवल परमाणविक कक्षक भाग लेगा। तो बताओ कौन सा अतिव्यापन हो गया? sp3 s अतिव्यापन से। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड का निर्माण हुआ वो कौन से हुआ? sp3 s अतिव्यापन से। तो ये देखो संकृत कक्षक व अन्य परमाणु का परमाणविक कक्षक अतिव्यापन में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। और अगर अपन एग्जाम्पल की बात करना चाहे तो आप इधर देखो, जैसे मैंने यहां पे लिखा है, ये आपके पास में कौन है? PCl5 है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है। PCl5 में अगर मैं ये पूछूं फॉस्फोरस क्लोरीन बंध का निर्माण, बंध का निर्माण, अब इस बंध का निर्माण कैसे हुआ? तो यहां पे अगर आपको पूछे तो फॉस्फोरस केंद्रीय परमाणु है, तो फॉस्फोरस का तो संकृत कक्षक भाग लेगा, इसका तो कौन भाग लेगा? संकृत कक्षक। तो संकृत कक्षक की बात करें तो फास्फोरस का संकरण, केंद्रीय परमाणु का संकरण आप याद कर सकते हो। यहाँ पे संकरण कौन सा होगा? फास्फोरस का sp3d। क्या होगा आपके पास में? sp3d होगा। और क्लोरीन का कौन भाग लेगा? केवल परमाणविक कक्षक भाग लेगा। क्लोरीन कौन से ब्लॉक का? आपके पास में p ब्लॉक का, तो इसका मतलब p भाग लेगा। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं ये जो फास्फोरस क्लोरीन बंध का जो निर्माण हुआ वो कौन से अतिव्यापन से हुआ? आपके पास में sp3d और आपके पास में p अतिव्यापन से हुआ, sp3d p अतिव्यापन से हुआ। इसके अलावा और एग्जाम्पल की बात करें अपन, जैसे मैंने यहां पे लिखा, ये आपके पास में POCl3 है, P डबल बॉन्ड O, ये आपके पास में Cl, ये आपके पास में Cl और ये आपके पास में Cl। यहाँ पे फास्फोरस के संकरण की बात करें तो फास्फोरस का संकरण कौन सा आपके पास में? sp3 है। कौन सा है? sp3। लेकिन फास्फोरस अपनी संयोजकता कितनी प्रदर्शित कर रहा है? यहाँ पे 5 की बात करें तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे अगर इसके आउटर सेल का अपन इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं तो अपन क्या बोलते हैं? 3s2, आपके पास में 3p
कितना होता है 3p3। तो ये देखो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन, और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास में 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अपन बोलते हैं कि अति व्यापन में भाग कौन लेते हैं, आपके पास में अर्धपूरित परमाणविक कक्षक भाग लेते हैं। तो अर्धपूरित परमाणविक कक्षकों की संख्या केवल कितनी है, 3 ही है। आगे इसके पास में रिक्त डी कक्षक उपस्थित है आपके पास में, ये देखो रिक्त डी कक्षक उपस्थित है, 3d रिक्त है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से उत्तेजित होकर कहां पे चला जाएगा, आपके पास में 3d में चला जाएगा। कहां पे चला जाएगा, 3d में। तो अब बताओ आपके पास में अपन बात करें तो अर्धपूरित परमाणविक कक्षकों की संख्या कितनी हो गई आपके पास में, 5 हो गई। तो देखो यहां पे फोस्फोरस के संकरण की अपन बात करें, sp3 है, इसका मतलब एक तो s और 3p, ये तो आपस में अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करके और 4 आपके पास में क्या बनाएंगे, sp3 संकरित कक्षक बनाएंगे। कितने कक्षक बनाएंगे, 4 sp3 संकरित कक्षक बना रहे ये तो कक्षक। अब अपन बात करते हैं, इसका मतलब ये जो बंध का निर्माण हुआ, इस बंध का निर्माण हुआ ये किससे हुआ आपके पास में, केंद्रीय परमाणु का तो संकरित कक्षक, तो इसका तो निर्माण हुआ sp3 से। क्लोरीन कौन से ब्लॉक का है, p ब्लॉक का, तो इसका कौन भाग लेगा, p कक्षक भाग लेगा। यहां पे भी इस बंध की भी बात करें तो अपन किसका होगा निर्माण, sp3p से। इस बंध की भी बात करें तो किससे होगा, sp3p से। अब अपन बात करते हैं फोस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में, तो फोस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो एक तो आपके पास में सिग्मा बॉन्ड है, दूसरे बॉन्ड की बात करते हैं तो वो कौन सा बॉन्ड आपके पास में, पाई बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, पाई। अब अपन बात करते हैं, देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आपको पता है कि ऑक्सीजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं अपन आउटर सेल का, तो अपन क्या लिखेंगे, 2s2 2p4। तो ये p उपकोष के अंदर आपके पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अपन 4 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब अर्धपूरित परमाणविक कक्षक आपके पास में कितने, 2। संकरण में केवल यही 2 भाग लेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन 2 ही तो संयोजकता प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पे। अब अपन बात करते हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन का एक पी, तो इसके एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो रहा, तो सिग्मा बॉन्ड का तो केंद्रीय परमाणु का तो संकरित कक्षक ही भाग लेगा। तो फोस्फोरस का तो यहाँ पे 3 sp, टोटल कितने संकरित कक्षक बनाए थे फोस्फोरस ने, 4। 3 sp संकरित कक्षक, तो 3 क्लोरीन के साथ में अतिव्यापन कर लिए। इसका चौथा sp संकरित कक्षक ऑक्सीजन के p के साथ में sp3p अतिव्यापन, ये तो कौन से बंध का निर्माण हो गया, सिग्मा का। अब अपन पाई बॉन्ड की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन के बाद में एक आपके पास में p कक्षक है, अर्धपूरित है, और यहाँ पे फोस्फोरस के पास में कौन है, d है। तो यहाँ जो अतिव्यापन होगा वो कौन सा होगा, p पाई d पाई अतिव्यापन होगा, यानी पार्श्व p d अतिव्यापन से कौन से बंध का निर्माण होगा, पाई बॉन्ड का निर्माण होगा। तो ये अतिव्यापन, तो जो लाइन लिखी है वो स्टेटमेंट इतना बढ़िया है कि अगर बहु परमाणविक अणु है तो आपको केंद्रीय परमाणु का तो कौन भाग लेगा, संकरित कक्षक लेगा, और अन्य परमाणु का कौन भाग लेगा, परमाणविक कक्षक भाग लेगा। अगर एक से अधिक संकरित कक्षक है, जैसे एल्कोहल की बात करें अपन, ये देखो एल्कोहल में जैसे मेथेनॉल है, ये मेथेनॉल की अगर अपन बात करते हैं, मेथेनॉल, अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऑक्सीजन भी केंद्रीय परमाणु है, तो ऑक्सीजन का संकरण आपके पास में sp3, और यहाँ पे कार्बन की केंद्रीय परमाणु, तो इसका संकरण कौन सा हो गया, sp3 हो गया। तो इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन, इस बंध की बात करें तो दोनों के बताओ कौन से भाग लेंगे, संकरित कक्षक भाग लेंगे। इसका मतलब इस बंध का जो निर्माण हुआ वो कौन से अतिव्यापन से हुआ, sp3 अतिव्यापन से। कौन से अतिव्यापन से, sp3 अतिव्यापन से। जबकि यहाँ पे इस बंध की बात करते तो इस बंध का निर्माण तो केंद्रीय परमाणु का तो संकरित कक्षक, और हाइड्रोजन का केवल कौन भाग लेगा, परमाणविक कक्षक भाग लेगा। तो यहाँ जो अतिव्यापन का निर्माण हुआ वो बंध का निर्माण हुआ कौन से अतिव्यापन से, sp3s अतिव्यापन से। इस बंध का निर्माण भी आपके पास में sp3s अतिव्यापन से होगा। तो ये सिंपल सी ट्रिक होती है कि भाई बहु परमाणविक अणुओं में केंद्रीय परमाणु का संकरित कक्षक भाग लेता है। अगर आपके पास में 2 केंद्रीय परमाणु और दोनों के बीच में बंध का निर्माण हो रहा है, इसका मतलब है दोनों का कौन भाग ले रहा है, आपके पास में संकरित कक्षक भाग ले रहे हैं। कौन भाग ले रहे हैं, संकरित कक्षक। इसके अलावा और अगर अपन एग्जाम्पल से एमओटी पढ़ने के लिए अपन पहले थोड़ा सा अपन एग्जाम्पल की और बात करते हैं। देखो एक एग्जाम्पल, जैसे अपन एसिटिलीन के एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये एसिटिलीन आपके पास में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। आप ये बताओ कार्बन की संयोजकता कितनी है, यहाँ पे 4। कार्बन की 4 संयोजकता, कार्बन का अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो अपन क्या लिखते हैं, ये आपके पास में हीलियम, और आउटर सेल का अपन कितना लिखते हैं, 2s2 2p2। तो ये आपके पास में 2s में तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास में, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये बताओ मूल अवस्था में तो कार्बन में अपन बोलते हैं अर्धपूरित परमाणविक कक्षकों की संख्या कितनी है, केवल 2 ही है। जबकि यहां पे आप बताओ ये संयोजकता कितनी प्रदर्शित कर रहा है, आपके पास में देखो 4 संयोजकता प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब 4 बंध बना रहा है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां से उत्तेजित होकर ये आपके पास में किस में चला जाएगा, पी के अंदर। तो इसकी अगर अपन ये बताए तो पी में चलाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से उत्तेजित होकर आपके पास में किस में चला गया, पी में। अब बताओ अर्धपूरित परमाणविक कक्षकों की संख्या कितनी हो गई आपके पास में, 4 हो गई।
यहां पे कार्बन का संकरण आपको पता है कि देखो आपके पास में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है, केवल 2 ही है, जबकि लोन पेयर तो है ही नहीं ना। तो अपन बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2 और लोन पेयर नहीं है, तो संकरण कौन सा हो गया, sp। ये भी केंद्रीय परमाणु कार्बन, तो इसका संकरण कौन सा हो गया, sp। तो यहां पे एक s और एक p कार्बन के, ये तो आपस में मिलकर कितने, 2 sp संकरित कक्षक बना लेंगे। कितने संकरित कक्षक बना लेंगे, 2 sp संकरित कक्षक बना लिए इन्होंने। अब 2 sp संकरित कक्षक बना लिए, तो देखो यहाँ पे एक इसका sp संकरित कक्षक और इसका कौन सा कक्षक है, हाइड्रोजन का कौन सा कक्षक, s कक्षक। ये अतिव्यापन के द्वारा कार्बन हाइड्रोजन बंध का निर्माण करेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में आपको पता है कि एक तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड में से एक तो आपके पास में सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण तो किससे होगा आपको पता, दोनों ही केंद्रीय परमाणु, तो दोनों का कौन भाग लेगा आपके पास में, संकरित कक्षक। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड का निर्माण तो sp sp अतिव्यापन से होगा। कौन से अतिव्यापन से, sp sp अतिव्यापन से। और ये 2 पाइबंद आपके पास में, 2 पाइबंद है, तो कार्बन के पास में बताओ अर्धपूरित परमाणविक कक्षक कितने बचे आपके पास में, 2। 2 पी कक्षक बचे, तो दोनों के बीच में, इसके पास में भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो दोनों के पास में क्या हो जाएगा, 2 आपके पास में पार्श्व पीपी अतिव्यापन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पार्श्व पीपी अतिव्यापन हो जाएगा, जिससे कौन से बंध का निर्माण होगा आपके पास में, दोनों पाई बॉन्ड का निर्माण होगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे बहु परमाणविक अणु दे दे, तो केंद्रीय परमाणु का हमेशा कौन भाग लेगा, संकरित कक्षक भाग लेगा। अगर एक से अधिक केंद्रीय परमाणु है और उनके बीच में अगर बंध है, तो दोनों का कौन भाग लेगा आपके पास में, संकरित कक्षक लेगा। संकरित कक्षकों में अतिव्यापन से हमेशा सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता, पाई बॉन्ड का निर्माण नहीं होता। तो यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में अगर एक सिग्मा बॉन्ड है, तो ये दोनों का संकरित कक्षक कौन भाग लेगा, sp sp लेगा। और जबकि पाई बॉन्ड का निर्माण तो केवल 3 ही अतिव्यापन से अपन बात कर रहे हैं, पार्श्व pp अतिव्यापन से, पार्श्व pd अतिव्यापन से, या पार्श्व dd अतिव्यापन से, केवल इन्हीं से ही पाई बंध का निर्माण होता। बाकी सभी अतिव्यापन से किसका निर्माण होता है, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। तो कोई सा भी और क्वेश्चन दे दे, जैसे यहाँ पे मैंने ये पूछो NH3 में अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड की बात करें कि इस बॉन्ड का निर्माण, तो ये केंद्रीय परमाणु है, तो इसका तो संकरित कक्षक ले लूंगा। संकरण आपको पता कितना हो जाएगा, sp3। और हाइड्रोजन s ब्लॉक का, तो इसका कौन भाग लेगा, s लेगा। तो sp3 s अतिव्यापन से, कौन से अतिव्यापन से, sp3 s अतिव्यापन से।